हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा यादव। वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की इस वीडियो के लिए मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चूज़ किया है आपके लिए, विच इज़ एनसीएफ। ये आपको पता होगा क्योंकि ये हमें बीएड में भी पढ़ाया जाता है। एंड द फुल फॉर्म ऑफ एनसीएफ इज़ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो एग्ज़ाम सीटेट का हो या डिफरेंट स्टेट्स के टेट के एग्ज़ाम्स हो या केवीएस का क्वालिफाइंग एग्ज़ाम हो। सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस सारे सब्जेक्ट से बनते हैं, चाहे वो चाइल्ड पेडागोजी हो, सोशल साइंस पेडागोजी, साइंस पेडागोजी, मैथ्स और इंग्लिश पेडागोजी। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक एग्ज़ाम में इससे 4 से 5 क्वेश्चंस बनते ही हैं। तो इसे समझते हैं हम लोग आज के इस वीडियो में। और सबसे इम्पॉर्टेंट एनसीएफ को समझने के लिए सबसे पहला चीज़ होता है करिकुलम। करिकुलम को समझना ज़रूरी है, तब हम समझेंगे कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या होता है। करिकुलम, जिसे हम हिंदी में पाठ्यक्रम भी कहते हैं, तो बेसिकली ये होता क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ गाइडलाइन है ये, जिसके अंदर आती है कि स्कूल्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है, सब्जेक्ट्स क्या होंगे, उनके कंटेंट्स क्या रहेंगे, प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़ क्या होंगे, मटेरियल्स कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ करने हैं, क्लासरूम मटेरियल्स और आउटसाइड मटेरियल्स, सीक्वेंस ऑफ कोर्सेज जो होते हैं, वो सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जो है वो करिकुलम के अंदर आती हैं। सो बेसिकली हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि करिकुलम एक तरीका या एक गाइडलाइन है जिससे पता चलता है कि बच्चों के बेनिफिट के लिए कैसे कैसे उनके एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लाने हैं या उनको अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो अब बात आती है कि एनसीएफ है क्या, व्हाट इज़ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो जो अभी हमने डिस्कस किया करिकुलम, दैट इज़ पाठ्यक्रम। तो एक ऐसा पाठ्यक्रम जो पूरे देश को, पूरे नेशन को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए या सेट किया जाए, या एक कह सकते हैं सेट ऑफ रूल्स बनाया जाए जिसको सारे स्कूल्स में इम्पोज किया जाए या सारे टीचर्स को फॉलो करने होंगे। तो ये एक पर्टिकुलर बॉडी करती है, दैट इज़ कॉल्ड एनसीएफ। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग कि पहले होता ये था कि सिलेबस इतने ज़्यादा थे या बुक्स इतने ज़्यादा थे कि बच्चों के बैग्स जो है उनके वेट से ज़्यादा भारी हुआ करते थे, प्लस उन्हें बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करने पड़ते थे अपने एजुकेशन को पूरा करने के लिए, क्योंकि स्कूल्स बहुत ज़्यादा नहीं थे हमारे कंट्री में। और प्रॉब्लम ये भी थी कि गर्ल्स को आधा ही पढ़ा के बहुत सारे लोग ड्रॉप आउट करवा देते थे, छुड़वा देते थे पढ़ाई को। तो ये सारी चीज़ों को गवर्नमेंट ने एलिमिनेट करने के लिए एक कह सकते हैं कि अपडेट किया चीज़ों को, या न्यू आइडियाज़ लाए गए और इम्प्लीमेंट किए गए कि स्कूल जो है वो सारे रिमोट एरियाज़ में भी खोले जाने लगे ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो स्कूल आने के लिए। टेक्स्ट बुक को कम किया गया, सिलेबस को कम किया गया, ताकि बैग्स जो वो थोड़े हल्के हो जाएं, बच्चे कैरी कर सके। तो ये सारी चीज़ें जो अपडेशन होते रहती हैं, टाइम टू टाइम जो अपडेट्स होते रहते हैं, तो वो एक बॉडी करती है, दैट इज़ एनसीएफ। तो हम कह सकते हैं कि ये एक सॉर्ट ऑफ प्लान है हमारे पास, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा बनाया जाता है और सारे टीचर्स के ऊपर इम्पोज किया जाता है, लागू किया जाता है कि आपको किस ऑर्डर में पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कोर्सेज क्या होने चाहिए, कंटेंट्स क्या होने चाहिए। फ्यू मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। एनसीएफ को करिकुलम और सिलेबस से मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। सेकेंड थिंग कि एनसीएफ जो है वो 4 बार आ चुका है, पहला 1975, देन 1988, देन 2000 एंड द लास्ट वन इज़ 2005 जो हम अभी पढ़ रहे हैं। पहले के एनसीएफ्स में हुआ ये करता था कि वो बिहेवियरिस्टिक चेंजेस होते थे, मतलब कि बच्चों के बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करते हुए चेंजेस किए जाते थे या अपडेट्स किए जाते थे एजुकेशन सिस्टम को। बट 2005 में जो चेंज किया गया या जो रिफॉर्मेशन हुआ वो कंस्ट्रक्टिविस्ट था, मतलब अपने एक्सपीरियंसेस के हेल्प से न्यू आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किए गए जिससे बच्चे और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सके या बच्चों का एजुकेशन सिस्टम और ज़्यादा कंफर्टेबल हो सके उनके लिए। अब और जितने भी स्टेट्स थे उन्होंने एससीएफ बना लिया एनसीएफ को गाइडलाइन मानते हुए, दैट इज़ स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क, जो सभी स्टेट्स के लिए अलग अलग करिकुलम होगा। अब एनसीएफ के डेवलपमेंट के लिए एक कमेटी का गठन किया गया जिसके चेयरपर्सन थे प्रोफेसर यशपाल जी। इसका जो पास हुआ था उसका डेट था 7 सितंबर 2005।
अब एनसीएफ को बनाने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस ली गई थी, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए थे कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो लागू करने चाहिए या जो फिर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये थे कि नॉलेज को है वो आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट करना था। ऐसा नहीं है कि बुकिश लैंग्वेज में आप बस बच्चे को पढ़ा रहे हो, बच्चा पढ़ रहा है, रट रहा है, पढ़ाई वहीं ख़त्म हो जाती है, ऐसा नहीं था। इन चीज़ों को बदलना था। तो जो नॉलेज था हमारा, बुकिश लैंग्वेज या बुकिश नॉलेज जो था उसे आउटसाइड वर्ल्ड से भी कनेक्ट करना था, ताकि बच्चे फील कर सके, बच्चे प्रैक्टिकली चीज़ों को समझ पाएँ। दूसरा ये था कि करिकुलम को इनरिच किया जाए, करिकुलम को टेक्स्ट बुक से बाहर निकाला जाए, पढ़ाई सिर्फ टेक्स्ट बुक के अंदर ही नहीं रखी जाए, प्रैक्टिकल चीज़ों को भी पढ़ाया जाए, अब बच्चों को इंटरेक्ट करने दिया जाए, न्यू आइडियाज़ को डेवलप कराया जाए, और एग्ज़ाम्स को लेस स्ट्रेस बनाना था। ऐसा नहीं है कि बच्चे स्ट्रेस्ड हो गए एग्ज़ाम की वजह से, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को बदलना था, टाइमिंग को फ्लेक्सिबल करना था, बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट में ध्यान देना था, रोड लर्निंग को बिल्कुल ही हटाना था, मतलब कि जो रट्टा मार के पढ़ाई होती थी उसे एलिमिनेट करना था। सो बेसिकली अगर देखा जाए कि इन सारे पॉइंट्स को मिला के कि जो एजुकेशन सिस्टम था उसको टेक्स्ट बुक सेंटर्ड या टीचर सेंटर्ड से हटाकर चाइल्ड सेंटर्ड बना दिया जा रहा था। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि एजुकेशन सिस्टम को चाइल्ड सेंटर्ड बनाना था। अब बात आती है कि एनसीएफ में 8 करिकुलर एरियाज़ को देखा गया था, मतलब 8 सब्जेक्ट के कंटेंट्स को देखा गया था, उसमें कुछ बदलाव किए गए थे। तो वो सारे सब्जेक्ट्स हैं एक्सप्रेसिव आर्ट्स, हेल्थ एंड वेलबींग, लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स, रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन, साइंसेस, सोशल स्टडीज़ एंड टेक्नोलॉजीज़। तो इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को हम देखेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे लैंग्वेज के ऊपर, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि शॉर्ट धीरे धीरे सीखा जाए चीज़ों को। तो पहले हम लोग लैंग्वेज डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइंस, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स डिस्कस करेंगे, जिनसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में। लैंग्वेज के लिए 3 लैंग्वेज फार्मूला बनाया गया था, जिसमें था कि क्लास 1 to 4th के लिए 1 लैंग्वेज सिस्टम, यानी कि 1 to 4th क्लास के बच्चों को मदर टंग में पढ़ाया जाना था, क्योंकि बच्चे जो है वो बहुत ही छोटे होते हैं, तो अगर उन्हें अपने लैंग्वेज में नहीं समझाया जाए चीज़ों को तो वो इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे, तो फिर पढ़ाई का क्या फ़ायदा। तो इसलिए बच्चों को मदर टंग में भी पढ़ाना था, ताकि वो चीज़ों को अच्छे से समझ पाए। क्लास 5th to 7th के लिए था कि 2 लैंग्वेजेस लेना कंपलसरी है, एक तो मदर टंग हो गया हमारा, एंड द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, यूनियन का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, या फिर एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कि इंग्लिश है हमारा। ठीक है, तो हिंदी या फिर इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज आपको लेना था। क्लास 8th to 10th के लिए 3 लैंग्वेजेस आर कंपलसरी, जिनमें से एक मदर लैंग्वेज हो गया, मदर टंग हो गया हमारा। दूसरा, अगर आपने हिंदी ले लिया है तो आपको इंग्लिश लेना है, या अगर आपने इंग्लिश ले लिया है तो हिंदी ले सकते हो, यानी कि कोई एक थर्ड लैंग्वेज को आपको चूज़ करना होता है। एक और बात कि इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ पे बताया गया है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है और ऑफिशियली एक्सेप्ट किया गया है ग्लोबल इंटरैक्शंस के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज को इसीलिए बोला जाता है या कहा गया है एनसीएफ में कि प्राइमरी स्टेज से ही इंग्लिश लैंग्वेज को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि बच्चे जो है वो ग्लोबली किसी भी चीज़ को समझने के लिए या इंटरेक्ट करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ कर सके। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारा, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। ये थी इम्पॉर्टेंट बातें एनसीएफ और लैंग्वेज के बारे में। अब चलते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ। The question is, the National Curriculum Framework NCF 2005 recommends that children's education, school education must be linked with स्कूल एजुकेशन जो बच्चों के होते हैं वो किससे लिंक्ड होने चाहिए अकॉर्डिंग टू NCF 2005। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ द एनुअल एग्जामिनेशंस, सेकेंड वन द आउटसाइड school environment, third the mainstream opinions, and the fourth one is conditions of the school infrastructure। तो अभी हमने देखा था कि जो स्कूल एजुकेशन है उससे रिलेट करना था किसे, आउटसाइड स्कूल इन्वायरमेंट से। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट वन, एज पर द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 मल्टीलिंगुअलिज्म इन लर्निंग अ लैंग्वेज शुड बी सीन एज, options are challenge for students to learn many languages, challenge for teachers to manage such classes, hindrance to teaching learning, and the last one is
रिसोर्स इन टीचिंग लर्निंग इंग्लिश। तो आप ऑप्शन से ही चीज़ों को कट कर सकते हैं कि हमने अभी देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ कराने होते हैं बच्चों को। तो मल्टीलिंगुअलिज्म तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, एक रिसोर्स कह सकते हैं हम। तो ऑप्शन से हम लोग कट कर सकते हैं कि ये बच्चों के लिए चैलेंज बिल्कुल भी नहीं था, टीचर्स के लिए भी ये चैलेंज नहीं है, ये हिंड्रेंस भी नहीं है इंग्लिश को पढ़ने में। सो इसे हम लोग एक रिसोर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपको 2-3 लैंग्वेजेस आते हैं या बच्चे को आती है तो हम लोग कहीं पे भी ये चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं ग्लोबली। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चाइल्ड पेडागोजी का क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन को। अकॉर्डिंग टू NCF 2005, एरर्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे, एरर्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, बच्चे जो गलतियां करते हैं उनसे क्या पता चलता है हमें। तो देखते हैं ऑप्शंस को। बिकॉज दे आर एन इम्पॉर्टेंट टूल इन क्लासीफाइंग स्टूडेंट्स इंटू ग्रुप्स ऑफ पास्ड एंड फेल्ड, मतलब कि अगर इनसे पता चलता है कि हम लोग कौन से बच्चे फेल हो रहे हैं और कौन से पास हो रहे हैं और हम उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन, प्रोवाइड अ वे टू द टीचर्स टू स्कोल्ड चिल्ड्रन, बच्चों को डांटने के लिए। प्रोवाइड एन इनसाइट इनटू द चाइल्ड्स थिंकिंग एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई द सोल्यूशन, बच्चों के अंदर झांकने का मौका मिलता है, उनके सोच को समझने का मौका मिलता है और उन्हें अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उनका सॉल्यूशन भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके एरर्स के थ्रू। द लास्ट ऑप्शन इज़ प्रोवाइड स्पेस फॉर रिमूविंग सम चिल्ड्रन फ्रॉम द क्लास, ये एक तरीका है जिससे कुछ बच्चों को क्लास से निकाला जा सके। सो फ्रेंड्स, हम लोग ऑप्शन से ही कट कर सकते हैं कि ये तीनों ऑप्शन जो थे हमारे वो बहुत ही नेगेटिव थे और जो पॉजिटिव वन था वो ऑप्शन थर्ड था। सो द राइट वन इज़ ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to NCF 2005, at the initial stages of language learning, dash may be one of the languages for learning activities that create the child's awareness of the world, एक ऐसा लैंग्वेज जो चाइल्ड को प्राइमरी स्टेज से ही दिया जाना चाहिए या बताना चाहिए जिससे वो अवेयरनेस वर्ल्ड के प्रति अवेयर हो सके। तो वो कौन सा लैंग्वेज हो सकता है। तो हमने अभी देखा था कि इंग्लिश लैंग्वेज को बोला गया था NCF में कि प्राइमरी स्टेज से ही धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना है ताकि बच्चे ग्लोबली इंटरैक्ट कर सके, ग्लोबली मतलब पूरे वर्ल्ड के साथ इंटरैक्ट कर सके। सो द राइट ऑप्शन इज़ 1। नेक्स्ट वन, द चेयरमैन ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी वाज, जो NCF का स्टीयरिंग कमेटी था उसके चेयरमैन कौन थे। डॉक्टर कृष्णा कुमार, नो। प्रोफेसर अरविंद कुमार, नो। प्रोफेसर गोविंद दास, नो। प्रोफेसर यशपाल, राइट। ये हमने अभी देखा था हमारे वीडियो में। सो द लास्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्टिविज्म इज़ अ थ्योरी वेयर स्टूडेंट्स, तो कंस्ट्रक्टिविज्म एक ऐसा थ्योरी जहाँ पे बच्चों को क्या मिलता है। सो द ऑप्शंस आर कंस्ट्रक्ट देयर ओन लर्निंग एड्स देयर बाय गेनिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, क्या वो बच्चे कंस्ट्रक्टिविज्म का ये मतलब है कि बच्चे अपना लर्निंग एड्स जिनसे उन्हें पढ़ाई करनी है वो खुद ही बनाते हैं। सेकेंड ऑप्शन, फ्रॉम देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू एक्सपीरियंसिंग थिंग्स एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन दोज एक्सपीरियंसेस, मतलब अपने नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं और उन पे काम करते हैं और उनसे सीखते हैं। सो ये राइट लग रहा है, यही हमने पढ़ा था अभी कि कंस्ट्रक्टिविज्म उसे ही कहते हैं जो अपने एक्सपीरियंसेस से न्यू आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करे और उनसे काम चलाए या फिर उन्हें यूज़ करे। दैट्स ऑल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।